हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर बोले सेना प्रमुख। आपको भी बताएंगे दोस्तों क्या कहा इन्होंने स्थिति को लेकर। साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे जहां पर भारत से जल्द ब्रह्मोस डील पूरा करेगा ये देश। टेंशन में आया ड्रैगन, हिंद महासागर में चीन का दबदबा होगा अब कम। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किस देश को लेकर सबसे ये बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ उससे भी बड़ी खबर आपको बताएंगे जहां पर भारत और जर्मनी के बीच फिर एक बार झगड़ा बरसा गया है। दोस्तों बताएंगे क्या है वहां की स्थिति। साथ ही साथ आपको हर तरह की जानकारी बताएंगे। पोस्ट ऑफिस की स्कीम से लेकर के इन गाड़ियों को देखते ही पकड़ रही है ट्रैफिक पुलिस और सीधा 20,000 का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किन चीज को लेकर ये बड़ी खबर है दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत नंबर 1 देश है और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट और सबसे बेहतर है। और आपको भारतीय होने पर गर्व है तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर बोले सेना प्रमुख। कहा स्थिति तो स्थिर है लेकिन अप्रत्याशित है। जी हाँ दोस्तों, चीन के साथ पूर्वी लद्दाख पर गतिरोध पर आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जी ने कहा है कि स्थिति स्थिर है लेकिन अप्रत्याशित है। उन्होंने कहा कि भारत बचे हुए मुद्दों के समाधान के लिए चीन के साथ अगले दौर की सैन्य वार्ता का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन की ओर से वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास बुनियादी ढांचों का विकास बेरोक टेक चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में शनिवार को एक थिंक टैंक चाणक्य डायलॉग्स को संबोधित करते हुए पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पास स्थिति पर सेना प्रमुख ने कहा है कि जहां तक चीनी सुरक्षा बलों यानी पीएलए के स्तर का सवाल है तो कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं हुई है। हम 17वें दौर की बातचीत के लिए तारीख पर गौर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आर्मी चीफ ने कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीन की ओर से बुनियादी ढांचों का विकास बेरोक टोक जारी है। व्यापक संदर्भ में हमें वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी कार्रवाई का बहुत सावधानी से आकलन करने की आवश्यकता है ताकि हम अपने हितों और संवेदनशीलताओं की सुरक्षा कर पाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब देखना ये होगा दोस्तों कि भारत चीन के उस बेरोक टोक वाली स्थिति पर क्या एक्शन लेता है और 17वें दौर की जो वार्ता होगी दोस्तों उसमें भारत अब क्या क्या अपने मुद्दे रखने वाला है। इसीलिए हर नए अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत से जल्द ब्रह्मोस डील पूरी करेगा इंडोनेशिया। टेंशन में आया ड्रैगन, हिंद महासागर में अब उसकी हेकड़ी होगी कम। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया ने भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में दिलचस्पी दिखाई है। जकार्ता में हाल ही में संपन्न इंडो डिफेंस 2022 एक्सपो एंड फोरम में इंडोनेशियाई के रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबियांटो ने ब्रह्मोस के सीईओ और एमडी अतुल दिनकर राणे के साथ एक लंबी बैठक की थी। जानकारी के मुताबिक बाली में G20 लीडर्स समिट से पहले लगभग 45 मिनट तक चली बैठक में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री ने अपने सशस्त्र बलों के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने में अपने देश की गहरी रुचि को दोहराया है। अगर डील पूरी हो जाती है तो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की एक और बहुत बड़ी जीत होगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के खरीद को लेकर इंडोनेशिया के साथ चर्चा काफी आगे बढ़ चुकी है। हालांकि जकार्ता ने अभी तक अपने आंतरिक मामलों के कारण सौदे की पुष्टि नहीं की है। सूत्रों ने जकार्ता में फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन की पुष्टि में बताया गया है कि ब्रह्मोस सौदा अगले साल की शुरुआत में संपन्न होने की संभावना है। अगले सप्ताह G20 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंडोनेशिया की यात्रा पर जा रहे हैं। उससे पहले ब्रह्मोस डील पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में खबर के मुताबिक इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल में दिलचस्पी दिखाई है। वो इस मिसाइल को अपने जंगी बेड़ों में शामिल करना चाहता है। एक बार सौदा तय हो जाने के बाद ये भारत को इस क्षेत्र में एक बड़ी रणनीतिक पकड़ देगी। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र और नाटूना द्वीपों के पास चीन के बढ़ते प्रभुत्व को खत्म करने के लिए भारत और इंडोनेशिया अपने समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं और चीन को हर कीमत पर अब झुका कर ही दम लेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी निजी राय हो इस सौदे के लिए इन दोनों देशों को कांग्रेचुलेशंस अवश्य कह दीजिएगा। साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं, जहां जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने गैर कश्मीरियों को बनाया निशाना। उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों को
मारी गोली। जी हाँ, अनंतनाग में आतंकियों ने 2 मजदूरों को मारी है गोली, दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में शनिवार को आतंकवादियों ने 2 गैर कश्मीरियों पर हमला कर दिया। दोनों पेशे से मजदूर बताए जा रहे हैं। हमले में दोनों मजदूर घायल हो गए हैं। दोस्तों, कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। पुलिस ने बताया है कि अनंतनाग के राख मोमिन इलाके में आतंकवादियों ने 2 गैर स्थानीय मजदूरों को गोली मारकर घायल कर दिया। बताया ये जा रहा है कि आतंकियों ने टारगेट करके ये हमला किया है। स्थानीय पुलिस ने बताया है कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक हमलावरों की तलाश के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। ये पहली बार नहीं है दोस्तों जब गैर कश्मीरियों को आतंकियों ने निशाना बनाया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक घायल मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। घायलों की पहचान गोरखपुर के छोटा प्रसाद और कुशीनगर गोविंद के रूप में हुई है। जी हाँ दोस्तों, वहीं 18 अक्टूबर को भी 2 गैर कश्मीरियों पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया था और वो दोनों भी उत्तर प्रदेश के ही मजदूर थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बार बार इस प्रकार से गैर कश्मीरियों पर हमला करना दोस्तों एक तरीके से ये आतंकवादी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में गैर नागरिक कोई ना आए। लेकिन दोस्तों, हमारी भारत की मोदी सरकार इन आतंकियों को जवाब देने के लिए 24 घंटे तत्पर है और बड़े से बड़ा कदम उठाया जा रहा है। दोस्तों, आने वाले कुछ ही सालों में इन आतंकियों का सफाया होना तो निश्चित ही। अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलेगा। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर भारत और जर्मनी के बीच झगड़ा बढ़ गया। बहुत जल्द गंभीर असर दिखने की है आशंका। बता दें, भारत और जर्मनी के बीच नेचुरल LNG गैस को लेकर बढ़ा झगड़ा अब दोनों देशों के बीच के डिप्लोमेटिक तनाव में बदल गया है और जल्द ही इसका गंभीर असर दिखने की आशंका जताई जा रही है। पहले से ही भारी ऊर्जा संकट से जूझ रहे यूरोप की वजह से पूरी दुनिया के विकास पर भी असर पड़ा है। दोस्तों, दोनों देशों के बीच चल रहे इस झगड़े से परिचित अधिकारियों के मुताबिक इस तनाव का आगाज उस वक्त हुआ जब जर्मनी ने नेचुरल लिक्विड गैस की आपूर्ति भारत को कम कर दी और फिर भारत की तरफ से सख्त उत्तर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, मामले से परिचित अधिकारियों के मुताबिक जर्मनी सरकार द्वारा समर्थित गैस कंपनी ने भारत को नेचुरल गैस की आपूर्ति कम कर दी है, जिसके बाद पनपे विवाद के बीच दोनों देशों के डिप्लोमेट्स के बीच बातचीत के जरिए विवाद को हल करने की अपील की गई है। मामले से परिचित अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा है कि अब भारत ने आपूर्ति में कटौती का गैप भरने के लिए रशिया के साथ बातचीत शुरू कर दी है, तो वहीं अभी तक ये मामला प्राइवेट रखा गया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या बड़ी वजह हो सकती है दोस्तों कि जर्मनी इस प्रकार से भारत को लेकर खेल खेलने की कोशिश कर रहा है? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ बात करते हैं अगली खबर की, जहां पर कर्ज तले दबे श्रीलंका से चीन ने बनाई दूरी, लेकिन बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान को कर रहा है चीन माला माल। जी हाँ दोस्तों, चीन ने पिछले सप्ताह अपने बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी। इस्लामाबाद की नैया तो चीन समय समय पर पार लगाता ही रहता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि हमारा एक और पड़ोसी मुल्क श्रीलंका भी इन दिनों घोर आर्थिक संकट की दौर से गुजर रहा है। जी हाँ, ऐसे में सबकी निगाहें चीन के अगले फैसले पर टिकी हुई है कि क्या वो कोलंबो को वित्तीय सहायता देगा। चीन कब तक श्रीलंका की मदद करने के लिए अपने पैर पीछे खींचता रहेगा। चीन ने पाकिस्तान को $9 अरब का बेल आउट पैकेज देने का फैसला कर लिया है। चीन का कहना है कि उसने ये फैसला पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति को अस्थिर करने के मकसद से लिया है। दोस्तों, वो इसका ऑल वेदर फ्रेंड है और ऐसे में उसकी मदद करना चीन का फर्ज है। अब सबकी नजरें चीन पर है दोस्तों और पाकिस्तान को इंतजार है कि कितने समय में ये मदद उस तक पहुंचेगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान की जमकर जिस प्रकार से चीन मदद कर रहा है, उतना ही पाकिस्तान को चीन आने वाले समय में तड़ पाएगा भी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि चाइना का ये रिकॉर्ड रहा है, जिस देश ने भी चीन के साथ डील किया है दोस्तों, चीन से कर्ज लिया है, उसका नैया डूबा ही है। आप भी अगर मानते हैं तो कमेंट में पाकिस्तान को 2 सलाह जरूर दे दीजिएगा दोस्तों, मानना ना मानना उस पर। बात करते हैं और खबर की, जहां पर सऊदी के क्राउन प्रिंस का पाकिस्तान दौरा हुआ रद्द। G20 में शामिल होने के लिए अब सीधे इंडोनेशिया जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा कथित तौर पर स्थगित कर दी गई है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने इस बाबत जानकारी साझा किया है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने इस संबंध में एक बयान भी जारी किया है। इसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि सऊदी के राजकुमार की पाकिस्तान यात्रा का कार्यक्रम पुनर्निर्धारित किया जा रहा है, यानी दोबारा से निर्धारित किया जाएगा। तो वहां की मीडिया के मुताबिक
तक सऊदी के क्राउन प्रिंस के दौरे को रद्द करने के पीछे का कोई कारण नहीं बताया गया है। वे 21 नवंबर को पाकिस्तान का दौरा करने वाले थे। मिली जानकारी के मुताबिक अब क्राउन प्रिंस G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए सीधे इंडोनेशिया जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर रूसी सेना की वापसी के बाद खेरसान लौटी यूक्रेन पुलिस। विदेश मंत्री ने मॉस्को पर लगाए गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, करीब 8 महीने के कब्जे के बाद रूसी सैनिक खेरसान से वापस लौट चुके हैं, जैसा कि आप सभी को जानकारी है। इसके साथ ही यूक्रेन के पुलिस अधिकारी और प्रसारक भी देश के इस दक्षिणी शहर लौट चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख इहोर क्लाइमेंको ने शनिवार को एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि शहर में करीब 200 अधिकारी काम कर रहे हैं। पुलिस चौकियां स्थापित की जा रही हैं। संभावित युद्ध अपराधों के साक्ष्यों के दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी इससे साफ कंफर्म हो चुका है कि खेरसान को पूरे तरीके से रशिया ने खाली कर दिया है दोस्तों, जहां पर अब यूक्रेन का आधिपत्य है। बढ़ते और खबर की तरफ, जहां पर पूर्व पीएम नवाज शरीफ दिसंबर में लौट सकते हैं पाकिस्तान। राजनयिक पासपोर्ट हुआ इनका जारी। जी हाँ, पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज प्रमुख नवाज शरीफ दिसंबर तक पाकिस्तान लौट सकते हैं। शरीफ आत्मनिर्वासन खत्म करके अगले आम चुनाव में अपनी पार्टी का नेतृत्व करने के लिए लंदन से पाकिस्तान लौटेंगे। मीडिया रिपोर्ट में शनिवार को इसका दावा किया गया है दोस्तों, और ये भी कहा जा रहा है कि 72 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री को PMLN नित सरकार ने राजनयिक पासपोर्ट भी दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों की माने तो शरीफ आखिरकार दिसंबर में पाकिस्तान लौटेंगे। हालांकि इसे समय से पहले चुनाव कराने के संकेत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI के प्रमुख एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अप्रैल में पद से हटाए जाने के बाद से मध्यावधि चुनाव की मांग कर रहे हैं। नेशनल असेंबली का मौजूदा कार्यकाल अगस्त 2023 तक का है। बात करते हैं और खबर की, जहां पर यूनाइटेड नेशन में भारत ने कहा कि अफ्रीका में आतंकवाद को हराने के लिए कड़े कदम उठाने की है आवश्यकता। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि हाल के वर्षों में अफ्रीका में आतंकवाद की में काफी वृद्धि हुई है। कंबोज ने कहा कि अफ्रीका में आतंकवादी समूहों द्वारा संघर्ष क्षेत्रों में नागरिकों और शांति रक्षक बलों को निशाना बनाना जारी है। दुख की बात यह है कि उनके अत्याचारों के सबसे बुरे शिकार महिलाएं, बच्चे और आबादी के कमजोर वर्ग हैं। भारत ने गुरुवार को दोहराया है कि अफ्रीका में आतंकवाद को हराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाती एक मजबूत प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। कंबोज ने इस तथ्य पर भी जोर दिया है कि अफगानिस्तान के तालिबान के अधिग्रहण के बाद अफ्रीका में ISI से संबंध और अन्य आतंकवादी समूहों की नकल करने का जोखिम अधिक बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि ने इस बात पर भी जोर दिया है कि भारत आतंकवाद का मुकाबला करने में अफ्रीकी राज्यों की क्षमता बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से योगदान देता रहा है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर दिल्ली में थी यूनाइटेड स्टेट की ट्रेजरी सचिव, अचानक मीलों दूर अमेरिका की इस लिस्ट से बाहर हो गया अपना भारत। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने भारत को अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। जिस वक्त ये ऐलान हुआ तब यूएस की ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन नई दिल्ली में थे। वो दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए भारत दौरे पर हैं। विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत लिस्ट में बने रहने की कसौटी पर खरा नहीं उतरा। ये मॉनिटरिंग लिस्ट निगरानी करती है कि क्या देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अनफेयर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हासिल करने या बैलेंस पेमेंट एडजस्टमेंट का फायदा उठाने के लिए अपनी करेंसी और अमेरिकी डॉलर के बीच एक्सचेंज रेट में हेर फेर करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम को भी निगरानी सूची से हटा दिया गया है। लेकिन आज भी चीन, जापान, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान इस पर बने हुए हैं। दोस्तों, भारत ने 2 रिपोर्टिंग अवधियों में 3 मानदंडों में से एक को पूरा किया है, जिससे ये हटाने के योग्य हो गया है, जैसा कि 4 अन्य देशों ने किया था। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जयशंकर जी ने नाम पेन में की यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा से मुलाकात, परमाणु खतरे पर कर दी बात। जी हाँ, कंबोडिया की राजधानी नाम पेन में आज आयोजित बोले तो कल आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन के मौके पर विदेश मंत्री जयशंकर जी ने यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन जंग व परमाणु खतरे समेत तमाम मसलों पर बात की। इसके बाद उन्होंने शनिवार को ही शिखर सम्मेलन से इतर कनाडा, इंडोनेशिया और सिंगापुर के अपने समकक्षों के साथ भी कई मुद्दों पर चर्चाएं की। जयशंकर जी ने ट्वीट करके बताया है कि हमारी चर्चा में यूक्रेन संघर्ष, वैश्विक खाद्यान्न संकट के बीच अनाज पहल और परमाणु चिंता से जुड़े तमाम मसले शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, आप ये ट्वीट भी देख
पा रहे होंगे। साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर भारत का मजाक उड़ाने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को इरफान पठान ने दिया करारा जवाब। जी हां, T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में भारत को जब इंग्लैंड के हाथों हार झेलनी पड़ी तब कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी भारतीय टीम पर तंज कसते हुए एक ट्वीट भी किया था, जो काफी वायरल हुआ। शहबाज शरीफ के इस ट्वीट पर टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने जवाब दिया है और उनकी बोलती बंद कर दी है। शहबाज शरीफ ने तंज कसते हुए लिखा था कि रविवार को 152/0 बनाम 170/0 का मुकाबला होगा, जिस पर इरफान पठान ने लिखा कि आप में और हम में यही फर्क है कि हम अपनी खुशी से खुश और आप दूसरों के तकलीफ से, इसलिए खुद के मुल्क को बेहतर करने पर ध्यान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इरफान पठान का यह ट्वीट काफी वायरल हो गया और भारतीय फैंस ने इसकी काफी तारीफ की। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में थैंक यू इरफान, आप लोग भी जरूर कह दीजिएगा। बढ़ते एक और खबर की तरफ, जहां पर विशाखापट्टनम में बोले प्रधानमंत्री मोदी जी, कहा जब दुनिया संकट से जूझ रही है तब भारत नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल विशाखापट्टनम में बहुत बड़ा बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने यहाँ पर तेल और गैस से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया और इस मौके पर पीएम मोदी जी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत दुनिया में नए विचारों को लागू करने और तेजी से विकास करने का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि देश कई क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया बड़ी संकट के दौर से गुजर रही है। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी जी ने कहा कि दुनिया इस वक्त कई संकटों से गुजर रही है, लेकिन भारत विकास के नए आयाम लिख रहा है। दुनिया भर के लोगों की तरफ से हमारी कल्याणकारी योजनाओं की तारीफ की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की योजनाओं से आम लोगों के जीवन में सुधार आ रहा है। अगर आप भी मोदी जी के बात का समर्थन करते हैं तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां पर इमरान खान ने खाली किया पाकिस्तानी तोशा खाना तो मोदी जी और जयशंकर जी ने भरा भारत का सरकारी खजाना। 2022 में मिले 84 तोहफे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशा खाना यानी सरकारी खजाने में हेर फेर के आरोपों का सामना कर रहे हैं। इन्हीं आरोपों के चलते इमरान खान की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। एक रिपोर्ट में पाकिस्तानी तोशा खाना की तुलना भारत के सरकारी खजाने से की गई है दोस्तों। जब इमरान खान विदेशों से मिले बेशकीमती तोहफों से कथित तौर पर हेर फेर कर रहे थे, तब भारत के नेता और अधिकारी सरकारी खजाने को भरने में लगे हुए थे दोस्तों। एक डायमंड ज्वेलरी सेट, कुछ राडो घड़ियां, कई मोंट ब्लॉन्क पेन, खंजर, फूलदान, कालीन पेंटिंग, प्राचीन सिक्के और ऐसे ही कई बेशकीमती तोहफे पिछले कुछ सालों में भारत के नेताओं और अधिकारियों को मिले हैं, जिन्हें सरकारी खजाने में जमा करवा दिया गया है। भारत का सरकारी खजाना आधिकारिक यात्राओं के दौरान मंत्रियों, राजनयिकों और सैन्य अधिकारियों को विदेशों से मिलने वाले तोहफों का संग्रह है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2019 और अप्रैल 2022 के बीच तोशा खाना को 2036 तोहफे मिले हैं, जिनका कुल मूल्य 7 करोड़ 76 लाख रुपए है। 1978 के एक राजपत्र में कहा गया है कि पब्लिक सर्वेंट को मिले किसी भी तोहफे का मूल्यांकन विदेश मंत्रालय करता है और भारतीय बाजार में इसके मूल्य के आधार पर एक दर निर्धारित की जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक तरफ इमरान खान तोशा खाना को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं दोस्तों, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी और जयशंकर जी ने मिलकर तोशा खाना भर दिया है। और यही फर्क है दोस्तों भारत और पाकिस्तान में, कि भारत विकास की ओर अग्रसर हो रहा है दोस्तों, ना कि जो मिला है उसी में उलझे रहे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हमें गर्व है कि हम भारतीय है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अगली बार आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? क्या आप भी प्रधानमंत्री मोदी जी ही कहेंगे? बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ऑस्ट्रेलियाई क्रूज पर 800 लोगों के कोरोना संक्रमित होने से मचा बड़ा हड़कंप। बीच यात्रा पर किया गया इनको डॉक। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक हॉलिडे क्रूज में कोरोना विस्फोट से हड़कंप मच गया। क्रूज पर 800 यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल कार्निवल कंपनी के इस हॉलिडे क्रूज को न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी में डॉक किया गया है। इस घटना ने एक बार फिर पुरानी यादें ताजा कर दी हैं, जब साल 2020 में इसी कंपनी के रूबी प्रिंसेस क्रूज पर कोरोना वायरस के 900 मामले सामने आए थे और 28 लोगों की मौतें हुई थी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी का करेंगे ऐलान। पार्टी के अंदर ही मिलेगी चुनौतियां। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए दावेदारी का ऐलान कर सकते हैं। द हिल की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष सहयोगी और लंबे समय के सलाहकार जैसन मिलर ने शुक्रवार को स्टीफन बैनन के रेडियो शो के दौरान
दौरान संकेतों में इसकी जानकारी दी है। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन से चुनाव हारने के बाद फर्जी वोटिंग का आरोप लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने इसी महीने कहा था कि 15 नवंबर को वो कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? क्या अगली बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप वापसी करेंगे या जो बाइडेन? आपकी जो भी निजी राय हो बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें जहां पर चीन में फूटा कोरोना का बम, 24 घंटे में सामने आए 11,000 से भी अधिक केस। जी हाँ दोस्तों, चीन में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 11,773 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 10,351 ऐसे मामले शामिल हैं जिनमें कोई लक्षण ही नहीं है। ये जानकारी चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने दिया है। चीन में पिछले सप्ताह कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी जीरो कोविड रणनीति के लिए चुनौती उत्पन्न कर रही है दोस्तों, जिसके तहत प्रत्येक संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेट में रखा जाना है। जी हाँ दोस्तों, पृथकवास में रखा जाना है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ जहां पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी का बड़ा आरोप, छात्र से लगवाए अल्लाहू अकबर के नारे, नंगा करके पीटा। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद के एक कॉलेज के हॉस्टल में छात्र की पिटाई का मामला निकलकर सामने आया है। छात्र को 1 नवंबर को उसके हॉस्टल के साथियों ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए पीटा था। छात्र की पहचान हिमांश बंसल के रूप में हुई है। वो हैदराबाद में IFHE में कानून की पढ़ाई कर रहा है और अभी अंडर ग्रेजुएशन में है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें शनिवार को इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। वीडियो में हैदराबाद के ICFAI फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन के एक छात्र हिमांश बंसल को संस्थान के अन्य छात्रों द्वारा पीटा जा रहा है और अल्लाहू अकबर के नारे लगाने को मजबूर किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसे में इनके खिलाफ क्या एक्शन उठाना चाहिए दोस्तों? भारत सरकार को कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। जो इस प्रकार से देश में पढ़ने के संस्थान पर इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं दोस्तों, जो पूरे देश को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं और खबर की जहां पर दिल्ली NCR में भूकंप के तगड़े झटके, एक हफ्ते में दूसरी बार हिली धरती, नेपाल रहा भूकंप का केंद्र। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR में एक बार फिर से धरती हिली है। शनिवार देर शाम 7:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एक हफ्ते में दूसरी बार है दोस्तों जब राजधानी में भूकंप का झटका महसूस किया गया है। तो वहीं उत्तराखंड के पौड़ी, हिटिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एक बार फिर से भूकंप का केंद्र नेपाल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या आप लोग भी दिल्ली और दिल्ली के नजदीक रहते हैं दोस्तों? कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। क्या आपको पता लगा भूकंप का? सुझाव अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ बात करते हैं और बड़ी खबर की जहां पर दिल्ली पुलिस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां इन गाड़ियों को देखते ही पकड़ रही है पुलिस। सीधा 20,000 का जुर्माना, 5800 से ज्यादा चालान काटे। जी हाँ, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बोले तो AQI बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है दोस्तों। माने तो 350 के पार बना हुआ है दोस्तों। दिल्ली NCR क्षेत्र में अभी भी धुंध की परत बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन ने कई तरह की सख्तियां लगाई हुई है। दिल्ली शहर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर लगे बैन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। इस तरह की गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। अब तक 5800 से ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं। बता दें कि दिल्ली में जहरीली हवा की गुणवत्ता से निपटने के 13 नवंबर तक ऐसे वाहनों की आवाजाही पर सख्त अंकुश लगाया गया है दोस्तों। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार की सुबह तक उल्लंघन के लिए 5882 चालान जारी किए हैं। विभाग के एक ट्वीट में लिखा गया है कि प्रदूषण से लड़ने के लिए 13 नवंबर तक BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध के तहत 11/11/2022 को सुबह 6 बजे तक 5882 वाहनों को उल्लंघन के लिए रोका गया या चालान किया गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया था कि दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 3 के तहत प्रतिबंध रहेगा और इस नियम को न मानने पर 20,000 रुपए का जुर्माना है। फिलहाल 13 नवंबर तक इस नियम को लागू किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी आज तक ये नियम लागू है। उसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं थे दोस्तों और चालान कटवा लिया। ऐसे में आप इस पर क्या अपनी निजी राय रखते हैं दोस्तों? बताइएगा जरूर। साथ ही साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते अगली खबर में। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।